हेलो बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एवोल्यूशन का डिस्कस करने जा रहा हूँ। यस, दिस इज हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। आई होप आप लोगों ने इससे पहले के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहा है, जिससे आपका पूरा चैप्टर ये प्रॉपर वे में तैयार हो जाए। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल या इक्विलिब्रियम के बारे में जब हम बात करते हैं, पहला और सिंगल लाइन में अगर इसे समझना है, इट टॉक्स अबाउट non-evolving population. It talks about non-evolving population. ये किसी ऐसी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रही है जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। What is the unit of evolution? Population. मेरे में चेंज आ जाए, आपके में चेंज आ जाए, ये एवोल्यूशन नहीं है, ये नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है। जब पूरी की पूरी ग्रुप ऑफ स्पीसीज में चेंज आए, पॉपुलेशन में चेंज आए, उसे एवोल्यूशन कहते हैं। और अगर पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है। इसी के बारे में तो बात करी है हार्डी-वीनबर्ग ने। इसी को हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि एलिल फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर ये कोई पॉपुलेशन है जिसमें सेम स्पीसीज, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज आर कॉल्ड पॉपुलेशन, और ये कोई पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में अगर कोई चेंज ना आए, इनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहे। एलिलिक फ्रीक्वेंसी मतलब एक जनरेशन के से दूसरी जनरेशन में कोई चेंज ना आए, एग्जैक्टली जैसे पहली पॉपुलेशन थी एग्जैक्टली वैसी दूसरी पॉपुलेशन भी रहे, तो इसी स्टेबिलिटी को हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं। द जीन पूल, जीन पूल का मतलब है टोटल जीन ऑफ ए पॉपुलेशन। टोटल जीन ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। टोटल जीन ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। तो आप पॉपुलेशन के टर्म में डिफाइन कर सकते हो, जीन पूल के टर्म में डिफाइन कर सकते हो। दी जीन पूल, टोटल जीन एंड देयर एलिल इन अ पॉपुलेशन remains a constant. This is called genetic equilibrium. Sum total of all the allelic frequency is 1. जब पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा, जितने जीन है, जितने एलील है, सबका सम क्या आएगा? केवल 1 आएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट पॉपुलेशन। दिस इज जेनेटिक इक्विलिब्रियम। एलील में अगर चेंज आ रहा तो एलील में चेंज आने का रीज़न क्या होता है? म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऐसे कई चीज़ें जिनसे जीन में चेंज आता है। जब ये चेंज आ ही नहीं रहा तो पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। In a diploid P and Q, in a diploid allele P and Q represent the frequency of capital A and small a। तो अगर कोई पॉपुलेशन है जहाँ पे डोमिनेंट एलील है, रेसेसिव एलील है, हेट्रोजाइगस एलील है, जो डोमिनेंट एलील है वो कैपिटल ए है, उसकी फ्रीक्वेंसी है P, जो रेसेसिव एलील है वो है A, उसकी फ्रीक्वेंसी है Q, और P प्लस Q इसका सम हर कंडीशन में अगर 1 आएगा तो ये स्टेबल पॉपुलेशन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इज P स्क्वायर। जो प्रोबेबिलिटी होगी एलिलिक फ्रीक्वेंसी की कैपिटल ए की वो P स्क्वायर, इसी तरह से रेसेसिव एलील की Q स्क्वायर और कैपिटल ए स्मॉल a की 2pq। दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वे, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील A विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ P appear on both the chromosome of diploid individual in simply the product of probabilities of P multiplied by P। तो जब हम P, जो कैपिटल ए एलील की फ्रीक्वेंसी है जो दोनों क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दोनों क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी इनके मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट होते हैं, दैट इज P स्क्वायर। इसी तरह से स्मॉल ए का Q स्क्वायर, जो अभी मैंने कहा था, कैपिटल ए स्मॉल ए का 2pq, और इनका सम क्या होगा? P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और ये होगा P प्लस Q का होल स्क्वायर। बायनोमियल एक्सपेंशन है, नीचे लिखा भी हुआ है।
दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अगर 1 से ज़्यादा या कम आता है, जो 1 है वो स्टेबल है, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर 1 से ज़्यादा या कम आता है, इसका मतलब है एवोल्यूशनरी प्रोसेस वर्क कर रहे हैं। When frequency measured differ from expected value, the difference indicates the extent of evolutionary change. Disturbance in genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium, that is change of frequency of allele in a population, would then be interpreted as resulting in evolution. अगर इनका सम 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, इसका मतलब है एवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन हार्डी वीनबर्ग तो बात कर रहा है नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के बारे में ना, तो जिसमें कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा। अगर कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए? 5 फैक्टर हैं जिनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कौन कौन से ये 5 फैक्टर है? फर्स्ट, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए और नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये पांचों चीज़ें जब नहीं होंगी तो कोई भी एवोल्यूशन नहीं होगा, और ये पांचों चीज़ें जब होंगी तो एवोल्यूशन होगा। आई थिंक सबको क्लियर है ये पॉइंट। जब माइग्रेशन एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जीन माइग्रेट करते हैं तो उसी को हम जीन माइग्रेशन कहते हैं, और जब ये मल्टीपल टाइम्स होता है तो उसी को जीन फ्लो कहते हैं। व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर्स, जीन फ्रीक्वेंसीज चेंजेस इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। तो जब एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में चेंज हो रहा तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नए जीन कुछ ऐड होंगे पॉपुलेशन में और पुराने से कुछ जीन लॉस होंगे, और जब ये मल्टीपल टाइम्स होता तो इसी को जीन फ्लो कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? अगर पॉपुलेशन से सडन कुछ जीन का लॉस हो जाए, जो सडन जीन का लॉस हो रहा है वो बाई चांस हो रहा है, इसी बाई चांस फिनोमेना को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इफ द सेम चेंज अकर्स बाई चांस, अगर बाई चांस कोई चेंज हो रहा है तो इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसे अगर कोई पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन माइग्रेट करके किसी आइसोलेटेड प्लेस पे जाकर के रहना चालू कर दे, तो जो आइसोलेटेड प्लेस पे रहना स्टार्ट करेंगे वो फाउंडर होंगे, और जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है जहाँ से वो माइग्रेट करके गए हैं ये है पेरेंटल पॉपुलेशन। तो अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट आप देखोगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसमें बाय चांस कुछ जीन का लॉस हो रहा है, एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं एक फाउंडर इफेक्ट, पेरेंटल पॉपुलेशन से कुछ मेंबर्स माइग्रेट करके बाय चांस मूव करके किसी नए प्लेस पे जाकर के अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। जो आगे की पॉपुलेशन होगी वो फाउंडर को फॉलो करेगी, इसका कैरेक्टर अलग होगा, और पेरेंटल पॉपुलेशन जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, जब इससे कुछ लोग माइग्रेट कर गए हैं तो इसका कैरेक्टर अलग होगा। तो ये एग्जाम्पल है किसका? जेनेटिक ड्रिफ्ट का। ये एग्जाम्पल है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। वही कह रहे हैं sometimes the change in allele frequency is so different the new sample of population that they become a different species। कई बार जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण जो नई पॉपुलेशन बनती है वो इतनी डिफरेंट होती है कि एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाए। The original drifted population becomes founder and the effect is called founder effect। जो लोग ड्रिफ्ट करके गए हैं, लॉस होके गए हैं, वहाँ से अचानक मूव कर गए हैं, जिस नई जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे जाके अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वहाँ के वो फाउंडर होंगे। तो आई थिंक आपको जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जो क्रॉसिंग ओवर के समय हो रहा। नेचुरल सिलेक्शन मैं शुरू से एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ आपको। नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट है माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है
कि कई बार माइक्रोब्स में कुछ ऐसे जीन होते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन होते हैं, मतलब माइक्रोब्स के पास पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग पहले से ही ऐसे जीन, ऐसे एलील प्रेजेंट हैं, वो म्यूटेटेड फॉर्म में हैं, जो उन्हें किसी होस्टाइल एनवायरनमेंट में अगर आप ले जाओगे तो वहाँ वो सस्टेन करेंगे, सरवाइव करेंगे। अगर किसी एनवायरनमेंट में चेंज होने पर वो सस्टेन कर रहे हैं, मतलब वो चेंज तो उनके अंदर पहले से था ना, इसलिए इसे कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन व्हेन सेलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक एक्सपेरिमेंट फिर से यहाँ बताते हैं यहाँ पर, लीडरबर्ग ने रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट किया। रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट, रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट में बच्चों एक मास्टर प्लेट डेवलप करी। इस मास्टर प्लेट में डिफरेंट बैक्टीरियल कॉलोनी थी। अगर किसी को मास्टर प्लेट कहा जा रहा है तो डिफरेंट बैक्टीरियल कॉलोनी होगी। इस मास्टर प्लेट से एक दूसरी इसी की जस्ट रेप्लिका मतलब फोटोकॉपी दूसरी प्लेट डेवलप करी। इस मास्टर प्लेट से बैक्टीरियल कॉलोनी को इस नए मीडियम में ट्रांसफर किया गया। बस डिफरेंस ये था कि इस नए मीडियम में हम लोगों ने पहले से ऐड कर रखा था एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो यहाँ पर कुछ ही बैक्टीरिया सरवाइव करेंगे, बाकी सरवाइव नहीं करेंगे। नए मीडियम में जो हम लोगों ने मास्टर प्लेट से दूसरे मीडियम में बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र किया है, यहाँ कुछ ही सरवाइव करेंगे। इसका मतलब ये इसलिए सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि इनके पास प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन है। और जो हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी ये थी मास्टर प्लेट। मास्टर प्लेट, इस मास्टर प्लेट से ये रेप्लिका बनाई। रेप्लिका मतलब एग्जैक्ट फोटोकॉपी। बस पेनिसिलिन यहाँ पे एडेड था तो कुछ ही सरवाइव करे। वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि कुछ ही सरवाइव करेंगे, तो उनके अंदर प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन पहले से है। ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny। पहले भी मैं बता चुका हूँ, नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिससे यूजफुल वेरिएशन आपके अंदर आएंगे और आगे की जनरेशन में वही कैरेक्टर ट्रांसफ़र होंगे जिससे अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव फिटनेस आएगी। अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक्स अस बिलीव दैट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किस समय होगा? गैमेटोजेनेसिस के समय। रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस और ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड एलील्स इन फ्यूचर जनरेशन। अगर म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट ये सब हुआ तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी और पॉपुलेशन चेंज हो गई तो एवोल्यूशन हो गया। इसी को तो रोका था किसने? हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल ने। कपल्ड टू एनहेंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, नेचुरल सिलेक्शन मेक्स इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन। हाउएवर जब नेचुरल सिलेक्शन होगा तो आगे वेरिएशन आएगा, यूजफुल वेरिएशन आएगा जिससे नई पॉपुलेशन बनेगी जो ज़्यादा अडेप्टिव होगी, ज़्यादा फिट होगी। नेचुरल सिलेक्शन के 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन करने के लिए दे रखे हैं। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन in which more individual acquire mean character value। mean character value पहला अगर ग्राफ देखोगे तो पहला वाला स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को इंडिकेट करता है जिसमें ऐसे इंडिविजुअल सरवाइव करेंगे जिनके पास मीन कैरेक्टर हैं। दूसरा अगर देखोगे तो डायरेक्शनल, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। एक डायरेक्शन में मूव करेगा, ये देखो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा, जब ये एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा तो डायरेक्शनल सिलेक्शन है। और तीसरे में
डिसरप्टिव सिलेक्शन, जहां दो एक्सट्रीम साइज के लोग बनेंगे, तो डिसरप्शन, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। समझने के लिए साइज को आप ले सकते हो, अगर साइज के ये पर्टिकुलर मीडियम साइज के लोग यहाँ ज़्यादा हैं, एक डायरेक्शन में जा रहा, तो सपोज लार्ज साइज के या स्मॉल साइज के, इस ग्राफ में इस तरफ जा रहा है एक्स एक्सिस पे, अगर हम साइज ले लेंगे तो लार्ज साइज के लोग ज़्यादा हैं, और जहाँ दोनों पीक मिल रहे हैं वहाँ स्मॉल साइज के लोग भी और लार्ज साइज के लोग भी। तो जो नेचुरल सिलेक्शन होता है नेचर में वो तीन तरह का होता है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग में मीन कैरेक्टर वाले लोग सरवाइव करते हैं, डायरेक्शनल में किसी एक डायरेक्शन में, या तो ज़्यादा की तरफ या कम की तरफ, और डिसरप्टिव में जो दोनों एक्सट्रीम हैं, मतलब लार्ज और स्मॉल, वो सरवाइव करेंगे और मीन कैरेक्टर वाले सरवाइव नहीं करेंगे। जैसे जिराफ का अगर एग्जांपल देखोगे तो डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जांपल है, लॉन्ग नेक वाले केवल सस्टेन करे, स्मॉल वाले अगर करते तो अपोजिट डायरेक्शन में जाता। नेक्स्ट है बच्चों ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। यहीं से हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन से, और यहाँ तक आप नेचुरल सिलेक्शन के जो एग्जांपल्स हैं इन्हें प्रॉपर देख करके रखना। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक से स्टार्ट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।